हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 होम साइंस का 25 सबसे ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में लगातार 10 सालों से पूछा गया है। तो आप सभी आज के क्लास को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप सभी का टारगेट है होम साइंस में 95% लाना, तो आज के क्लास का ये 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। और 100% लर्ने वाला नोट्स पीडीएफ के लिए आप सभी जो है ना इस नंबर में कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। आपको जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको सभी मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। और 100% लर्ने की गारंटी रहती है, ठीक है। तो आप सभी संपर्क जरूर कर लीजिएगा अगर आपका लक्ष्य है बेहतर मार्क्स लाने का। तो ओके, देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है विवृद्धि से अभिप्राय बताएंगे। विवृद्धि से क्या अभिप्राय होता है? तो प्यारे स्टूडेंट वो संख्यात्मक विकास होता है। ओके, एक का बी आप सभी याद रखिएगा। इस क्लास का हर एक क्वेश्चन आप सभी याद कर लेंगे और ईमानदारी के साथ लास्ट में बताएंगे कि आप सभी 25 में से कितना सही किए। ओके, देखिए दूसरा नंबर का आंसर फटाफट बताएंगे। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो क्रियात्मक विकास कौन नहीं है? तो याद रखेंगे जो बोलना होते हैं ये क्रियात्मक विकास में नहीं आते हैं। ओके, दो का बी सही हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर पूछा गया है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। 3 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आप सभी ध्यान रखिएगा, आपको जो है ना सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा अंडे और शुक्राणु के संयोजन या फिर मिलन को ही हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ओके, चलिए 4 नंबर देखेंगे। पूछा गया है निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? गर्भावस्था परीक्षण कौन है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें से सभी। देखिए गर्भावस्था यानी जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, यानी कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो औरत जो है प्रेग्नेंट है? तो यानी उनके जो है मूत्र की जांच से, यानी मतलब कि यूरिन की जांच से। ओके, राइट आंसर 4 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप जो है गलती नहीं कीजिएगा, इसका राइट आंसर ए लगा के आइएगा। ओके, चलिए 5 नंबर देखेंगे। आपके स्क्रीन में आ चुका है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन क्या कहलाता है? तो देखिए जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है तो उस हार्मोन को हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ओके, 5 का बी आप सभी लगा के आइएगा। चलिए 6 नंबर देखेंगे। नवजात शिशु 24 घंटे के अंदर कितना सोता है? तो देखिए नवजात शिशु 24 घंटे के अंदर जो सोता है ना 16 से 18 घंटा। ओके, यानी 16 से 18 घंटा वो 24 घंटे में सोता है। कौन? नवजात शिशु। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? प्यारे स्टूडेंट ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए जो स्त्रियों के अंडाशय होता है उसमें जो निर्माण होता है वो किसका? तो आप सभी याद रखेंगे 7 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अंडाणु का। ओके, चलिए 8 नंबर देखेंगे। पूछा गया इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन शुक्राशय है, विट्सन है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, अंडाशय है। तो आप सभी आराम से अगर थोड़ा बहुत अगर किताब को रीड किए हैं या फिर 10th में भी अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि अंडाशय जो है ये मादा प्रजनन यानी तंत्र का भाग है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी अंडाशय। ओके, चलिए 9 नंबर देखेंगे। निम्न में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जो आता है वो है हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, सभी आता है। ओके, राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा। ध्यान रखना है, याद रखना है। 10 नंबर देखें। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में जो कैलोरी होती है वो कितनी? 5 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो आपको पता है कि 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 कैलोरी होता है। अगर आपको पूछ दे 9 कैलोरी इक्वल टू कितना फैट, तो आप याद रखेंगे 1 ग्राम फैट। ओके, राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है बच्चे को पूरक आहार कितने माह में देनी चाहिए? तो बच्चे को पूरक आहार जो है ना 6 माह में देनी चाहिए। ओके, राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर देखिए
एड्स कैसे फैलता है? तो प्यारे स्टूडेंट, एड्स एक जो है संक्रमण रोग होता है जो एक से दूसरे में फैलता है, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर सी राइट लगाएंगे, यानी संक्रमित सुइयों से एड्स फैलता है। ओके, चलिए 13 नंबर देखेंगे। पूछा गया यहाँ पर कि निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो आप इसका राइट आंसर डी लगाएंगे, इनमें से सभी। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी वाला बीमारी कहते हैं, तो इससे बचने के लिए जो है बीसीजी टीका लगाया जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे। पूछा गया है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो रोग निरोधी क्षमता जो है 2 प्रकार के होते हैं। ओके, 15 का ए आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का। 16 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है धन। ओके, राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित भोज्य पदार्थों को खाने से होता है? बताएंगे इनमें से कौन सा बीमारी है जो यानी बासी भोज्य पदार्थ को खाने से होता है? तो वो है अतिसार, हैजा, पेचिश, ये तीनों। ओके, राइट आंसर 17 का डी लगा के आएंगे। चलिए 18 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में है। निम्न में कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? तो खाद्य विषाक्तता का लक्षण की बात करें तो वह है जी मचलना, उल्टी और दस्त, ये तीनों। ओके, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखेंगे। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है? तो वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। आपको याद रखना है, ये सभी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा 25 में से आप सभी को कितना क्वेश्चन का आंसर पता था और कितना क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी दिए। चलिए, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग कौन सा है? तो अंतःस्रावी प्रणाली से सब यानी जुड़ी हुई आजकल का सबसे आम रोग जो है ना, वो है शुगर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, निम्न में कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? साउंड पोल्यूशन का सामान्य स्रोत कौन सा है? तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सड़क यातायात। ओके, चलिए अब 22 नंबर देखते हैं, आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो घरेलू वायु प्रदूषण हो जाता है घर में जो है, यानी एयर पोल्यूशन हो जाता है, तो इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है? तो आपको याद रखना है, जो खाना पकाने के लिए हम लोग ईंधन यूज करते हैं, तो वो एक कारण होता है वायु प्रदूषण का। दूसरा होता है मच्छर मारक, यानी मच्छर को मारने वाला जो मारक होता है, जैसे कि यानी एक होता है गुड नाइट की तरह, वो सब भी जो है थोड़ा यानी घरेलू वायु प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, और जो तंबाकू धूम्रपान होता है, ये भी यानी वायु प्रदूषण का कारण होता है। ओके, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर 23 नंबर। पूछा गया है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से जो रोग होता है ना, तो आप सभी याद रखेंगे 23 का ए हो जाएगा, पीलिया रोग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। अगर आप सभी यानी दूषित जल पिएंगे, पोल्यूशन वाला वाटर पिएंगे, तो उससे आपको पीलिया रोग होने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए 24 नंबर देखेंगे। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक के द्वारा भूमि प्रदूषण होता है। आपको पता होगा, अगर आप खेती किए हैं या फिर आप सभी खेतों में जाते होंगे तो देखे होंगे कि भूमि में, मतलब कि ज़मीन में जो प्लास्टिक रहता है वो हमेशा का हमेशा वैसा ही का वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कभी गलता नहीं है। और यानी जिसमें अगर यानी जिस खेत में ज़्यादा अगर प्लास्टिक होता है, तो उस खेत में अगर आप कोई भी बीज अगर लगाइएगा तो वो ज़्यादा जो है ना पैदावार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो है प्लास्टिक के द्वारा भूमि का प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार होता है? तो जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वो तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना दोनों होता है। ओके, राइट आंसर डी लगा लेंगे, इनमें से सभी। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपका आज का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये सब क्वेश्चन याद कर लिए होंगे, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट,
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ईमानदारी के साथ बताइएगा 25 में आप कितना सही कर पाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।